मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंक के खिलाफ दुनिया से एकजुट होने की अपील की। पीएम मोदी ने आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। इस मौके पर उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। मलेशिया के कल्चरल सेंटर में पीएम मोदी के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को चुनने के लिए हजारों की तादाद में उनको सुनने के लिए यहाँ पर तमाम वो भारतीय पहुंचे जो लंबे समय से मलेशिया में रह रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 20,000 से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद थे। मलेशिया में आज पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, उनकी खास बातें पहले हम आपको वो सुनवाते हैं, फिर पीएम मोदी के मलेशिया दौरे पर अपने मेहमानों से बातचीत करें। Our security agencies work together against terrorism. I want to thank Malaysian government for our strong security cooperation. Terrorism is the biggest threat to the world today. It knows no boundary. It uses the name of religion to draw people to its cause. But it fails and it kills people of all faiths. We have to delink religion from terror. और इससे पहले पीएम मोदी ने मलेशिया की धरती से एशिया को आतंक के खिलाफ होने वाली लड़ाई में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला क्षेत्र भी करार दिया है। एशिया के बारे में क्या कहा पीएम मोदी ने, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। ये भूमि है जो विश्व को संकटों से बाहर निकाल सकती है, और आज दुनिया जिन दो संकटों से जूझ रही है, अगर उन दो संकटों के समाधान का रास्ता कोई दे सकता है तो एशिया की धरती से ही निकल सकता है। और इसलिए आज विश्व कह रहा है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात, आज विश्व कह रहा है टेररिज्म की चर्चा। यही तो धरती है जहां भगवान बुद्ध का संदेश मिला, यही तो धरती है जहां से हिंदुत्व का संदेश मिला, और इसी धरती से ये बातें उभर करके आ गई हैं जहां पर ये कहा गया एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, ट्रूथ इज वन, सेज इज कॉल्स इट इन अ डिफरेंट वे। और जब वो यहाँ पर भारतीय जो मौजूद थे कल्चरल सेंटर में उनसे बात कर रहे थे, तब भी आतंकवाद के मुद्दे को उन्होंने उठाया और कहा कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मलेशिया और एशिया क्षेत्र इससे लड़ाई के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र साबित हो सकता है। कई और महत्वपूर्ण बातें अपने इस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कही हैं। इस पर बातचीत करते हैं और स्टूडियो में मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। चर्चा में हमारे साथ पूर्व राजनयिक पिनाक चक्रवर्ती साहब जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्रवर्ती साहब। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ विवेकानंद केंद्र से नित्यानंद अगस्ती साहब भी मौजूद हैं। नित्यानंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा पॉलिटिकल गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से आरती मेहरा जुड़ेंगी, कांग्रेस की तरफ से राजीव त्यागी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत रामकृपाल जी मैं आपसे करना चाहूँगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी जिस यात्रा पर गए हैं आसियान, और उसके बाद में हमने देखा उनकी हर यात्रा का एक एक्सटेंशन होता है, आगे बढ़कर वो कुछ और कार्यक्रम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, खासतौर पर जो वहाँ पर अप्रवासी भारतीय मौजूद हैं उनको इकट्ठा करते हैं। मलेशिया में अभी जो भाषण दिया है और ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ है, ये किस लिहाज से आने वाले समय में आप महत्वपूर्ण मानते भी हैं, नहीं मानते? नहीं, निश्चित तौर पर मोदी जी की एक जो कार्यशैली है वो अच्छी है। देखिए, कहीं भी विदेशों में अगर अपने लोगों के बहाने अपने लोगों से मिलना अच्छी बात होती है, और अपने लोगों के बहाने वहाँ के बाकी समुदाय को से एक तरह का एक रिश्ता जोड़ना, इसमें कोई मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है, और ये शुरू करना, ये जारी रखनी चाहिए। इसके पहले जो ये नहीं होता था, मोदी जी की ऐसा नहीं, मोदी जी का जो लक्ष्य है कहीं ना कहीं वो देखिए, भारत को लेकर के जो विदेशों में भारत की एक छवि थी कि ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग अपनी पहचान को खुद ये दुनिया के सामने ठीक से नहीं रखना चाहते। उसमें मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आज जहाँ भी जा रहे हैं वो चर्चा होती है भारत की, वो मलेशिया भी उसी श्रृंखला में एक कड़ी है। और इस मामले में जैसे आसियान के मंच पर मोदी जी गए थे, ये उनको मैंने सुना है 2-3 चीज़ें जो आसियान के दौरान उन्होंने कही। उन्होंने एक अच्छी बात कही
कि रिफॉर्म का मतलब सिर्फ विकास नहीं है, रिफॉर्म का मतलब ट्रांसफॉर्म करना है। जो निचली पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है या भूगोल में जो सबसे दूर रेखा पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उन दोनों को भी मेन स्ट्रीम में लाना और विकास की बात उन तक भी पहुंचे, ये उसका लक्ष्य होता है। जरूरी नहीं कि वो हमेशा जीडीपी में ही आपको दिखाई पड़े। तो मुझे लगा कि एक लंबा लक्ष्य है। एक तरह से वो कहना भी चाहते थे कि देखिए नतीजे जो आएंगे आपको डेटा में न दिखाई पड़े, लेकिन धीरे 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 ये धीरे बहुत अच्छी बात आपने कही कि बेशक ये सब कुछ मलेशिया में चल रहा है, कहीं और चल रहा है, तो लोग विदेशी दौरे इन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट कैसे यहाँ पर पड़ने वाला है, उन लोगों पर पड़ने वाला है जिनके बारे में सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं कि इनके विकास की बात करो। जरा डिटेल में इस पर बात करेंगे। मैं आरती जी के पास जाना चाहूंगा। आरती जी, यूं तो हमने भाषण सुना और हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरह की लोकप्रियता रहती है इस तरह के कार्यक्रमों में, वो यहाँ भी देखने को मिली। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपको इस भाषण में लगी जिन्हें आप एक बार फिर रखना चाहेंगी कि हाँ ये बातें हैं जिनसे आपको भविष्य की एक अच्छी उम्मीद दिखाई पड़ती है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी जी की विदेशी यात्राएं, एक एक यात्रा को अगर आप लें तो वो इतनी फलदायी रही हैं। मतलब विदेश में आज जो भारत है वो एक विश्व पटल पे आ गया है। एक यूनाइटेड एडिटोरियल आना वॉशिंगटन पोस्ट में ओबामा जी और नरेंद्र मोदी जी का एक साथ 45 बिलियन डॉलर का निवेश की संभावनाएं हो जाना, रातों रात नहीं होता। जापान जाना और बुलेट ट्रेन की पूरी योजना, मतलब वो तो हर ट्रिप से निकल के, हर उनकी यात्रा से निकल के आती हैं। लेकिन जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है वो ये है, जिस एक्सटेंशन की बात आप कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी जहां जाते हैं वहां पे वो जो कार्यक्रम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बैठकें हैं जिनमें पहले प्रधानमंत्री भी हमेशा जाते रहे, ये एशियान में जो 9 सालों से लगातार बैठकें चल रही हैं, हर बार प्रधानमंत्री उसमें शामिल होते थे, लेकिन कभी भी आपके मीडिया के द्वारा या वैसे इस तरह की चर्चा नहीं होती थी। मोदी जी जब जाते हैं तो एक फोकस्ड एजेंडा के साथ जाते हैं और वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होके जाते हैं। उनका कोई अपना पर्सनल किसी भी तरह का एजेंडा नहीं होता। वो नए नए इनिशिएटिव्स लेते हैं, वो भारतीयों को जोड़ते हैं। चलिए, आज क्या खास रहा उस पर मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा कि आज के भाषण में ये सारी बातें। ये कहना चाहूंगी जी, देखो, नमो नमो और आंदोलित करना, प्रोत्साहित करना, गौरवान्वित करना, एक कनेक्ट करना, हर जिस जिस देशों में वो गए वो एक कनेक्ट कर पाए, नए नए इनिशिएटिव लेके आए जिस देश से, और सबसे ज्यादा उस देश की संस्कृति से वो जब जोड़ देते हैं और वहां के लोगों के साथ, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ट्रूली एक विश्व स्तरीय नेता है और इम्पैक्ट नजर आएगा। चक्रवर्ती साहब, तकनीकी रूप से आज जो बातें कही, चाहे वो आतंकवाद के लिए कही हो, हम ये भी देखते हैं कि ब्रेन ड्रेन हमारे यहाँ एक ऐसी बात रही थी जिसके बारे में बहुत समय से चर्चा होती रही, समझ में भी नहीं आता था कि ये होते रहना चाहिए, ये जरूरी है, नहीं जरूरी है। लेकिन अब जब भी जाते हैं तो वहां मौजूद भारतीयों को देश के विकास में शामिल होने के लिए वो बुलाना चाहते हैं या उनको उत्साहित प्रोत्साहित करते हैं। हम ये देखते हैं कि उन्हें सुनने के लिए जिस तरीके की तादाद लगती है, तो कहीं ना कहीं जो बाहर लोग बैठे हैं वो भारत के बारे में ज्यादा सोचते हैं बजाय यहाँ के युवाओं के बारे में। आज जो भाषण दे रहे थे, क्या उसमें भी इस बात की छाप थी कि आइए हिंदुस्तान के विकास में अपना इन्वॉल्वमेंट दीजिए, और क्या ये संभव हो पाएगा इस तरह की यात्राओं से? अगर हम मान के चलें कि भारत की विदेश नीति का जो सेंट्रल कोर है वो है विकास, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और ये कई चीज़ें हैं जो हमें बाहर से मिल सकती हैं। आसियान जो गुट है वो उसको 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 650 मिलियन लोग वहाँ रहते हैं, और हमारे वो 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पर आपकी बात जो है कि भारतीय मूल के लोगों को उद्देश्य बना के क्यों मोदी जी ये सब कहते हैं, ये मानना जरूरी, ये समझना जरूरी है कि 25 मिलियन के करीब भारतीय मूल के लोग बाहर रहते हैं और वो संभ्रांत है। मतलब उनके पास पूंजी है
उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, जैसे यूएसए में है। मलेशिया में तो जो 2.5 मिलियन भारतीय मूल के लोग हैं वो यूएसए से सेकंड रैंक पे है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो ये उनको बुलाना, देश में उनका निवेश कराना, मेक इन इंडिया और जो जितने भी काम हमारे चल रहे हैं, जो नेशनल लेवल पे जो प्रोग्राम्स हैं, तो ये एक हमारे विदेश नीति का एक ये बहुत बड़ा पिलर बन गया है कि किस तरह से इनको हम लोग एनकरेज करें जो वो देश में आए और निवेश करें। बहुत बढ़िया। और इसमें संस्कृति जो होती है, जो रूट होती है, आप याद दिलाएं कि आप उसी संस्कृति से आते हैं। मलेशिया और भारत की संस्कृति, या सिंगापुर में थे तो पूरे आसियान देशों में, या सिंगापुर, मलेशिया, इनकी संस्कृति कैसे भारत से जुड़ी हुई है, और जो अंदाज होता है शुरू करने का, मलय भाषा के साथ शुरू करना, वहाँ के तमिल लोगों को ध्यान में रखते हुए बात करना। और हमने देखा है प्रधानमंत्री मोदी ऐसा हर देश के साथ करते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ की कुछ खास बातों को याद रखते हैं। लेकिन नित्यानंद जी, आज स्वामी विवेकानंद भी चर्चा में रहे, और स्वामी विवेकानंद के बारे में हमेशा पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करते रहे हैं। आज उनकी मूर्ति का अनावरण होना, ये एक कार्यक्रम तो हो सकता है, लेकिन क्या ओवरऑल इस यात्रा में स्वामी विवेकानंद को याद करना, इस तरह के कार्यक्रम को भी रखना, इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं, क्या फायदा देखते हैं? जैसे प्रधानमंत्री आज बोले हैं कि ये विवेकानंद का मूर्ति का अनावरण, यह मूर्ति मलेशिया को इस स्थान पर अनावरण होने से it will keep on inspiring people of Malaysia and across the globe, not only Malaysia. और प्रधानमंत्री ऐसा भी बोले हैं कि विवेकानंद कोई ऐसा व्यक्तित्व का बात नहीं है, ऐसा ये आत्मा का विषय है। ऐसा बोलते हैं कि भारत का आत्मा। तो इसको मैं अगर ऐसा भी बोलूं कि रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं, इफ यू वांट टू नो इंडिया, रीड विवेकानंद। इन विवेकानंद एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग इज नेगेटिव इन हिम। तो स्वामी विवेकानंद जिस प्रकार 1893 में भारत का संस्कृति को लेकर विश्व दरबार में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जो कि जिसका शुरुआत 11 सितंबर 1893 में हुआ था, वहाँ पर विश्व बंधुत्व का विषय मैसेज पूरा विश्व को ही दिया था, जिससे उन्होंने विवेकानंद से विश्व विजय विवेकानंद के जैसे माने जाते उसके बाद। और आज के संदर्भ में जो टेररिज्म जो आप देखते हैं, मोदी जी भी उसके ऊपर जिक्र कर रहे हैं आज, और रिसेंटली यू हैव सीन पेरिस अटैक। तो ऐसा देखेंगे 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद वसुधैव कुटुंबकम पर बात करते हैं, एक्सक्लूसिवनेस का कोई भी रिलीजन, कि माई गॉड इज द ओनली गॉड, यूअर्स इज नॉट। तो जो बोलते हैं कि सबका अलग अलग मत हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, लेकिन सबका मार्ग एक ही है, आखिरी में जो जाकर के एक जगह पर मिलेंगे। अद्वैत एक शब्द में उसको अद्वैत कहा था, दूसरा कुछ नहीं। और दूसरा भेद जो है वही परेशानी का सबब है, या जैसा आप कह रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ जब बात होती है तो विवेकानंद को याद किया जा सकता है। राजीव त्यागी जी, लोगों को जोड़ना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव त्यागी भी जुड़ गए मेरे साथ। सबसे पहले स्वागत है आपका। दूसरा, आज 20,000 से ज्यादा लोग एक बार फिर सुनने के लिए आए मोदी जी को, कई बातें उन्होंने कही हैं। इस मूव को आप किस तरह से लेते हैं? आपको लगता है ये आने वाले समय में कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा? देखिए, हम अपनी संस्कृति का कहीं ना कहीं उससे सीखें, उसका प्रचार करें, प्रत्येक भारतीय का दायित्व है। लेकिन जो सीखने का विषय मैंने कहा, जब शिकागो जाते हैं विवेकानंद जी, और शिकागो वक्तृता जो उनका पूरा भाषण है, उसमें वो जब जिक्र करते हैं रुचिनाम वैचित्र्या दर्शकुटलानाम पतुषाम नन्मेको गम्यस्तमसी पय समंडव एव, इसका मतलब होता है कि हिंदू या पूरे देश के भारतीय लोग बाग, सब लोग बाग अलग अलग मार्गों पे चल करके, जिस तरह से नदियां अलग अलग मार्गों पे चलती हैं और समुद्र को प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग बाग ईश्वर को प्राप्त करते हैं। द्वैत या द्वैत की जो भावना है उसमें कहीं भी कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, और वो सहिष्णुता की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों को और प्रधानमंत्री मोदी जी को विवेकानंद जी से सहिष्णुता सीखनी चाहिए। विवेकानंद जी से सीखना चाहिए कि हृदय को कितना विशाल कर ले हम लोग बाग, कि जिससे कि उस हृदय में सब लोगों को समावेश कर सके। आज के कार्यक्रम, तो ये जो चीजें हैं, देखिए, थोता चना बाजे घना, एक कहावत है, उसी कार्यक्रम पे बोल रहा हूं मैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो आज का कार्यक्रम है या उनके जो 30 विदेशी दौरे हैं, 31वां शायद देश अब उन्होंने किया है,
31 देशों से भारतवर्ष को और भारतवर्ष की जनता को क्या प्राप्त हुआ, सोचने का विषय ये है। 11 महीने से एक्सपोर्ट नीचे चले गए। हमने जब छोड़ा था या उससे अभी 1 साल पहले की बात करें, जब मोदी जी सरकार में थे तो 280 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ करता था, जो घट करके 154 बिलियन डॉलर का हो गया है। 45% एक्सपोर्ट कम हो रहा है। कांग्रेस वाले ठीक है। नहीं राजीव जी, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत एक मिनट आप जाते हैं। हाँ, नहीं मैं खिसियाने की बात नहीं कर रहा, ना तो मैं कह रहा हूँ खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे या बिल्ली के भाग से छीका नहीं फूट रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप बिल्ली की बात ना राजीव जी, ये बताएं राजीव जी, एक्सपोर्ट क्यों घट रहा है, राजीव जी, डॉलर के और रुपए का कंपैरिजन में डॉलर क्यों बढ़ रहा है। तो देखिए बात ये है, मैं आज के कार्यक्रम पे बात करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे मौका दें। आरती जी इकोनॉमी बूम कर नहीं रही है, बहुत ही भ्रमण में बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं, राजनीति में अच्छे अच्छे जाने पहचाने चेहरे हैं। हम सब लोगों को कहना दर्शक अभी आपको सुन रहे हैं बोल रहा है भारत का, और वो ये समझ रहे हैं कि आप लोग सार्थक बात नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत माफी के साथ ये बात कहना चाहूंगा। राजीव जी, आज इतने लोगों को इकट्ठा करना और वहां पर जो बातें कही गई हैं, क्या उससे एक सकारात्मक, आज के कार्यक्रम से एक सकारात्मक, ये सकारात्मक को नकारात्मक लाना ही है इन्हें खिसियाना ही है। प्रवीण जी एक मिनट ये वहां पे मैं जो उसका जवाब देना चाहूंगा। आरती जी सहिष्णुता से मेरी बात सुनेंगी और उम्मीद है कहीं बीच में व्यवधान नहीं डालेंगी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बात देश में व्यवधान डाल रहे हैं, इस तरह से नहीं करेंगे। मैं कहना चाहूंगा 20,000 इकट्ठे करिए, आप 50,000 इकट्ठे करिए, लेकिन यहाँ देशवासियों को क्या मिला? क्या देश के किसान को बेहतर जीवन मिला या अच्छे दिन आए? क्या मिडिल क्लास के अच्छे दिन आए? क्या लेबर के अच्छे दिन आए? हाँ, क्या नौजवान के अच्छे दिन आए? एक विषय ये जरा महत्वपूर्ण बात आपने कही। और जब इकोनॉमी बूम करने के लिए आपको सहिष्णुता रखनी पड़ेगी, देश का माहौल ठीक रखना पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं रख पा रही है। आप दोनों जब भी बात करेंगे तो इसमें मुझे लगता है लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगा। और मैं चाहूंगा रामकृपाल जी, क्योंकि शुरुआत में जब आप बात कर रहे थे तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया था कि लॉन्ग टर्म में इनके असर देखने को मिलते हैं। 1 मिनट आरती जी, एक मिनट आरती जी, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए, वही बात आ रही है, आप जो कह रही है वही बात आ रही है। प्रवीण जी आप कितना कहते रहिए, वो रुकेंगे नहीं। एक बात कहने दीजिए प्रवीण जी, मैं आपको मौका देता हूँ, आपको मौका देता हूँ आरती जी, आपको मौका देता हूँ, देखिए आरती जी आपको मौका दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। पॉलिटिक्स कर रहे हैं रामकृपाल जी, आपने कहा था कि नतीजे आने में थोड़ा समय लगता है, चीजों के असर देखने में थोड़ा समय लगता है। इजाजत दें तो मैं बोलूं कुछ। लेकिन मैं तो एंकर की बात मान रहा हूँ, आरती जी नहीं मान रही है, इनसे सुनता नहीं रखी है। आरती जी यहाँ भी सही सुनता नहीं रख रही है एंकर के प्रति। आप दोनों जरा शांत पंडित जी बोलिए ना कि मेरा ये कहना है कि सिंह साहब बोलेंगे अभी। राजीव भाई ने जो बात कही है उस पे आरती जी कोई रिएक्ट करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि बस में दुनिया संवारने वाले कभी घर की खबर तो ली होती। अच्छी बात है। देखिए अभी डोमेस्टिक फ्रंट पर ये हम भी मानते हैं, आप भी मान रही हैं कि आज भी आपके अटल जी, ये आडवाणी जी ने कहा है कि नीतियां सही हैं, परिणाम आएंगे, कोई नहीं कच्चे को आ चुके हैं। तो कोई बात नहीं है। देखिए आलोचना झेलना अच्छी बात होती है, सहना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। आज जो मोदी जी मलेशिया में, हमें उस पर बहस करनी चाहिए। बार बार आज उन्होंने एक आतंकवाद की जो बात उठाई है, इसलिए आज मौजू है कि मोदी जी आज से नहीं, बहुत पहले से इस बात को कह रहे हैं कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से ऊपर उठिए। और देखिए क्या कोइंसिडेंस है कि लंदन में जैसे उनकी यात्रा समाप्त भी नहीं हुई थी कि पेरिस में यह कांड हुआ, और उसके बाद फिर उन्होंने इस बात को कहा, यूनाइटेड नेशंस में कहा था कि कृपया, उनके कहने का अर्थ यह था कि राष्ट्रीय हितों से ऊपर उठ करके इसका मुकाबला कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य से अभी कल तक लग रहा था कि ओबामा और पुतिन में एक समझौता हो गया है। राष्ट्रसंघ ने अनोनिमस, पहली बार मैं समझता हूं राष्ट्रसंघ के इतिहास में सारे देशों ने, वीटो पावर के जो चाइना और रसिया भी, सबने मिलकर के कहा आईएस से लड़ना होगा। लेकिन आज ओबामा का ये बयान आना, रूस की आलोचना करना, मुझे लग रहा है कि फिर वो दरारें पड़ रही हैं जिसका आतंकवादी फायदा उठाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे फिर लग रहा है कि जो देश लड़ रहे हैं वो मन से नहीं, अभी फिर चलिए हम एक बार फिर मोदी पर लौटेंगे। ये आप जो उठा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मुझे लगता है ये बहस का बड़ा मुद्दा आने वाले समय। 1 मिनट रुक जाइए आरती जी, मेरे साथ पिनाक चक्रवर्ती जी भी मौजूद है, पूर्व राजनयिक है। जरा उनके नजरिए से भी आप देखिए कि ये जो बातचीत हुई है या जो भी यात्राएं कर रहे हैं चक्रवर्ती साहब मोदी जी,
क्या लॉन्ग टर्म में आप इनके किस तरीके से फायदे बता सकते हैं? चाहे वो युवाओं को वहां पर इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी भाषण दे रहे हैं उनको एनकरेज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में ये वो उस आदमी तक कैसे पहुंचेगा जिसकी बात राजीव त्यागी जी कर रहे हैं? देखिए, दो पहलू हैं। एक तो है सॉफ्ट या पब्लिक डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है हार्डकोर डिप्लोमेसी जो इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह से जो जुड़ा हुआ है। ये दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे चलती हैं। ये जो आपने देखा आज इतने लोग आए, उन्होंने वहाँ डांस हुआ, गाना हुआ, ये एक जोड़ने का काम होता है। इसको हम पब्लिक डिप्लोमेसी कहते हैं, लोगों को एनर्जाइज करना जी। कि भाई सोचिए हिंदुस्तान के बारे में, आप इस देश से आए थे और अभी भी आप जुड़े हुए हैं थ्रू रिलेटिव्स, या कई लोग वहाँ इंडिया पढ़ने आते हैं। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो मलेशिया से कितने लोग यहाँ पढ़ने आते थे। तो इस तरह की जो लिंक्स है ये बहुत जरूरी है करना फॉरेन पॉलिसी के मतलब संदर्भ में। तो ये तो हमारा बहुत पुराना रहा है, ये कोई नई बात नहीं तो है। जैसे आडवाणी जी कह रहे हैं उसी बात के साथ इसको समाप्त करते हैं बातचीत को कि थोड़ा समय लगता है इन समय सभी लगेगा। चीजों के परिणाम आने में। तो देखते हैं कि क्या परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलते हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी हैं।